हेलो एवरीवन। कल हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। ये फर्स्ट हेडिंग है नेचुरल रिसोर्सेज। इसके 4 पार्ट्स बताए गए थे, अबायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। आइए देखते हैं, आज एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज एंड डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। कह रहा है कि उपयोग, यूज और डेवलपमेंट के बेसिस पे, उपयोग और विकास के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसे 2 भाग में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब कि वास्तविक संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन। आइए देखते हैं क्या है। द रिसोर्सेज विच आर एट प्रेजेंट इन यूज एंड देयर एस्टिमेटेड रिजर्व आर नोन आर कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्सेज। कह रहा है कि ऐसे रिसोर्स जो वर्तमान समय में उपस्थित है, ठीक है, और जिनके मात्रा के बारे में हमें पता है, उनके अमाउंट के बारे में हमें पता है कि हाँ इतनी मात्रा में है ये और इनका उपयोग हम कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट, उसे हम एक्चुअल रिसोर्सेज के थ्रू जानते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ कोल इन द दामोदर वैली ऑफ इंडिया इज नोन। जैसा कि भारत के दामोदर घाटी में, दामोदर वैली में हमें कोल की मात्रा पता है, ठीक है, तो हमें इसका जो अमाउंट है वो हमें पता है कि हम इसका इतना उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दस इट इज एन एक्चुअल रिसोर्स, तो यह क्या है, एक वास्तविक संसाधन है जिसकी अमाउंट के बारे में हमें पता है कि यह इतनी ही मात्रा में उपलब्ध है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स। व्हेन द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इट इज एन एक्चुअल रिसोर्स। अब जैसे कि फॉलिंग ऑफ वाटर, जैसे कि पानी का गिरना, ठीक है, झरने से पानी का गिरना, या फिर ऐसे ही फोर्स के थ्रू फॉलिंग वाटर जो है, ठीक है ना, फॉलिंग वाटर का जो फोर्स है उसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक वास्तविक संसाधन है। The resources which can be explored and are likely to be available for use are the potential resources. Their quality and quantity are not known. कह रहा है कि ऐसा रिसोर्स जो उपस्थित तो है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में, उसकी क्वालिटी कम मात्रा में या फिर हो सकता है बहुत ही अधिक मात्रा में, मतलब कि यह हमारे लिए क्या है, अननोन है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन पॉसिबली बी डेवलप्ड इन फ्यूचर। The size of potential resource may change with the time and new technological development. कह रहा है कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, अब ये तो उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका यूज हम कब कर सकते हैं, जब टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से इसका यूज करने के लिए डेवलप्ड हो चुकी हो। मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के ही आधार पे, टेक्नोलॉजी के ही बेसिस पे हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में भी हमें पता नहीं होता है। द नंबरस वाटरफॉल्स इन अफ्रीका प्रोवाइड पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि जो अफ्रीका में वाटरफॉल्स है, ठीक है, उसको वो प्रोवाइड कराती है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स, मतलब कि ये एक प्रकार का पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। देखते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कह रहा है कि ड्यूरेबिलिटी मतलब कि अस्थायित्व, ठीक है, जैसे कि टिकाऊ, एक तरह से कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में टिकाऊ, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे जो नेचुरल रिसोर्स है उसे क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आइए देखते हैं क्या, the resources which have the capacity or ability to reproduce or renew quickly are called renewable resources. कह रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसके पास कैपेसिटी हो या फिर एबिलिटी, मतलब कि क्षमता हो या फिर योग्यता हो, क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, खुद को रीन्यू करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
but the non-renewable resources are the exhaustible type as they cannot produce themselves। अब यहाँ पे देख लीजिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, ये फिर से यूज करने की श्रेणी में आ जाता है, मतलब फिर से इसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फिर से ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। कह रहा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें सोलर और विंड एनर्जी, पानी, मिट्टी, जंगलें, मतलब कि वनों से भी प्राय, ठीक है, ये सभी आते हैं। अब देखिए पानी और मिट्टी की बात की जाए तो भाई पानी अगर भूमि से ही अंडरग्राउंड वाटर हम ले रहे हैं तो क्या हो, फिर हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, फिर से हम भूमि से पानी निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मिट्टी का हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू केयरलेस यूज। कह रहा है कि कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका अगर हम सही तरीके से उपयोग ना करें तो वह खत्म हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। चलिए, द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिजर्व एंड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू देम। कह रहा है कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मतलब कि वो संरक्षित किए गए होते हैं लेकिन निश्चित मात्रा में संरक्षित किए गए होते हैं, लिमिटेड होते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ समय के लिए होते हैं। इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कह रहा है कि इन्हें रिन्यू करने में, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उन्हें फिर से निर्मित होने में, फिर से बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोल और पेट्रोलियम इफ टेकन आउट कंप्लीटली विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस देम। अगर पेट्रोलियम या फिर कोल को पूरी तरीके से इसे निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या हो रहा है कि लाखों साल इसमें लग जाते हैं बनने में, ठीक है, करोड़ों साल इसमें लग जाते हैं बनने में फिर से। एज द टाइम पीरियड इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, और जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो बहुत ही लंबा होता है, मतलब बहुत ही लंबे समय में या फिर से निर्मित होता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल। तो कुछ रिसोर्सेज जो हैं, ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है इसमें रिसोर्सेज के टाइप्स में, ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्सेज का ही ये पार्ट है। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जा सकता है यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के फॉर्म में। यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर दोज व्हिच आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। कह रहे हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज मतलब कि सभी, यूबिक्विटस मतलब क्या होता है कि सभी जगह पाया जाता है, ठीक है, सर्वव्यापी। यूबिक्विटस रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। सच एज द एयर वी ब्रीथ। अब जैसे कि एयर है, हम सांस लेते हैं, ठीक है। द रिसोर्सेज लाइक रिजर्व्स ऑफ आयरन, कॉपर, कोल एक्सेट्रा। कह रहे कि ऐसे रिसोर्सेज जो सुरक्षित रहते हैं, आयरन, कॉपर, कोल एक्सेट्रा, ये सब जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये कुछ विशेष जगह पर ही पाया जाते हैं। बट आर कन्फाइंड टू सर्टेन प्लेसेस। कह रहा है कुछ विशेष जगह ही पाया जाते हैं, हर जगह यह नहीं पाया जाता है। और जो यूबिक्विटस रिसोर्सेज होते हैं जैसे एयर हो गया, ठीक है, तो इसका यूज सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए ये क्या है, समान रूप से ये यहाँ इस प्लानेट पे, धरती पे मौजूद है, अर्थ पे मौजूद है। दीज आर कॉल्ड द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं, जो सब जगह नहीं पाए जाते हैं। The distribution of localized resources is highly uneven on the surface of the earth। कह रहा है कि जो localized resources हैं, ठीक है, वो पृथ्वी की सतह पर अनइवन रूप से, मतलब कि कह सकते हैं कि असमान रूप से ये वितरित है, मतलब कि असमान रूप से फैले हुए हैं, ठीक है। एक कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो कहीं पे कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की बात की जा रही है, जैसे एग्जांपल दिया गया था आयरन, कॉपर, कोल का, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं और पृथ्वी पे ये असमान रूप से वितरित हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में।